नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और जो आपका मेंटोरशिप प्रोग्राम शुरू हुआ था, इसको आप विधिवत तरीके से लेकर चल रहे होंगे। आज मेंटोरशिप प्रोग्राम का पहला दिन है और पहले दिन के अंतर्गत हम जिस टॉपिक पर आज की चर्चा है, जो प्रश्न है लगभग 10 से 20 प्रश्न हैं और ये 10 से 20 प्रश्न उन्हीं टॉपिक से संबंधित हैं जो मेंटोरशिप में आपको टारगेट दिए गए थे। आप जानते हैं मेंटोरशिप में जो आज का टारगेट आपको मिला था वो टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में मिला था, जिसमें से इतिहास सब्जेक्ट को हम कवर कर रहे थे। और इतिहास में भी जो हम कवर कर रहे थे वहाँ पे आपने देखा था कि जो पहला सब्जेक्ट जो हम कवर किए थे वो था आपका एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट आपका हमने कवर किया था मॉडर्न, और तीसरा हमने यहीं पे कवर किया था मीडिएवल। मतलब इतिहास के तीनों खंडों से जुड़े हुए प्रश्न आज के इस सेशन में है, क्योंकि वही टॉपिक आपने कवर किया है। दूसरा, क्योंकि आज पहला दिन था इसलिए दो ही सब्जेक्ट रखे थे। दूसरा सब्जेक्ट हमने रखा था साइंस, जहाँ पे सेल के बारे में और सेल थ्योरी, कोशिका और कोशिका सिद्धांत के बारे में आपको अध्ययन करना था। टॉपिक आपको बताए गए थे। तो उन्हीं टॉपिक पर जुड़ी हुई जो आज की चर्चा है वो हम प्रारंभ कर रहे हैं, प्रश्नोत्तरी। और इस प्रश्नोत्तरी के तुरंत बाद आपका जो मूल्यांकन सेशन है वो होगा। तो आप सबसे विनम्र आग्रह यह भी रहेगा कि इस प्रश्नोत्तरी सेशन के बाद मूल्यांकन सेशन के लिए भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो चलिए एक एक करके हम प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, आपको बताना है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? मालिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या अली मर्दान खिलजी? क्या बोला जा रहा है? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? चार विकल्प हैं, इनमें से आपको बताना है, क्योंकि ये टॉपिक आपने पढ़ा था, क्योंकि ये टॉपिक आपको दिया गया था और उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ा होगा। तो आपको बता दें, जब बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे बात आती है बख्तियार खिलजी की। बख्तियार खिलजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये मोहम्मद गोरी का एक सरदार था, ये आप सब जानते होंगे। और इसी के द्वारा जो बिहार के प्रसिद्ध केंद्र थे, जैसे नालंदा था, विक्रमशिला था, ठीक है, नालंदा और विक्रमशिला, इसको क्या है, नष्ट किया गया था। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बख्तियार खिलजी के बंगाल आक्रमण के समय, जब इसने बंगाल पर आक्रमण किया था, कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बख्तियार खिलजी के बंगाल आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ पे सेन वंश का शासक चल रहा था और यहाँ पे जो शासक थे इनका नाम था लक्ष्मण सेन। तो ये भी आपको याद रखने की, बख्तियार खिलजी के संदर्भ में याद रखना आवश्यक है। और आपको बता दें, लक्ष्मण सेन की जो राजधानी थी वो थी नदिया, जिसको आज नादिया बोलते हैं। तो ये क्या थी? लक्ष्मण सेन की राजधानी थी। उम्मीद करता हूँ आप सबने इसका सही जवाब दिया होगा। और आपको क्या करना है कि जो भी प्रश्न यहाँ पे हैं, ठीक है, टॉपिक आपको पहले से पता है, तो उनको 100% प्रयास ये करना है कि अपने नॉलेज से जवाब दें, ठीक है। और जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया था, या तो आपके प्रश्न ये सही होंगे या तो गलत होंगे। गलत हो रहे हैं तो कई कारण होंगे, जैसे आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, आपको नॉलेज नहीं था, ठीक है। या सही हो रहे हैं तो आपको उस टॉपिक का 100% ज्ञान था, उसके आधार पर किया है, या तुक्का लगाया है। तो इस पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कितना आप नॉलेज से सही कर रहे हो, ये भी मूल्यांकन हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है, नालंदा बिहार या नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था? चलिए बताइएगा। जिन्होंने ध्यान से सुना होगा अभी तक की चर्चा, वो मिनटों में इसका जवाब दे सकते हैं। अभी पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया कि मोहम्मद गोरी का जो सरदार था उसका नाम था बख्तियार खिलजी, और इसी के द्वारा जो प्रमुख केंद्र थे वो इसी के द्वारा नष्ट किए गए थे। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? ए विकल्प, बख्तियार खिलजी। आगे बढ़ते हैं। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? मोहम्मद गोरी ने प्रथम इक्ता किसको प्रदान किया था, आपको बताना है। प्रथम इक्ता किसको प्रदान किया था ये आपको बताना है। चार विकल्प हैं, ताजुद्दीन एलजूद, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश या नासिरुद्दीन कुबाचा। इनमें से आपको बताना है कि किसको प्रथम इक्ता जो है इनके द्वारा प्रदान किया गया था। चलिए ध्यान से देखिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। आपको बता दें, इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक।
सबसे पहले जो एकता मोहम्मद गोरी ने दिया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ? मोहम्मद गोरी जो था गुजरात के जो चालुक्य शासक थे, इन्होंने इसको पराजित किया था। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि कब पराजित किया जा, किस वर्ष में किया था। आपको बता दें, मोहम्मद गोरी ने गुजरात की राजधानी थी उस समय, जिसका नाम था अनहिलवाड़ा, ठीक है, इस पर जो है आक्रमण किया था। और इस समय जब आक्रमण इन्होंने किया था तो यहाँ पे चालुक्य वंश का शासन चल रहा था। किसका शासन चल रहा था? चालुक्य वंश शासन चल रहा था। और चालुक्य वंश के शासक थे जिनका नाम था भीम द्वितीय। भीम द्वितीय के शासनकाल में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था और भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को परास्त किया था। कब किया था बात हो रही है? तो वर्ष 1178 ईस्वी में ये पराजय मोहम्मद गोरी की हुई थी। तो इस आधार पे डी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। आगे, 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? क्या बोला जा रहा है? 1994 ईस्वी का चंदावर का जो युद्ध था उसमें मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइएगा, किसको हराया था। देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं। आप जानते हैं कि चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था और 1100 चंदावर के युद्ध को ही हम बोलते हैं कन्नौज। ये कहाँ पे स्थान था? कन्नौज। तो कन्नौज का युद्ध या चंदावर का युद्ध। और इस युद्ध में गोरी ने कन्नौज के उस समय शासक थे जिनका नाम था जयचंद। तो कन्नौज के शासक जयचंद को इसने पराजित किया था। तो इस आधार पे बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अब बात आ रही है प्राचीन भारत के इतिहास की। ठीक है, मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक टॉपिक था तुर्कों का आगमन, वो आपने देख लिया। उसके बाद अब प्राचीन भारत में सिंधु सभ्यता टॉपिक दिया गया था। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इससे 100% आपका रिवाइज हो जाएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि यहाँ से जब आप प्रश्नोत्तरी करेंगे तो आप अपना मूल्यांकन कर सकेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो गुजरात में है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, इनमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? देखो सबसे पहले हड़प्पा के जो स्थल हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको याद होना चाहिए कि वो किस प्रदेश या किस स्थान से संदर्भित हैं आज के समय में। दूसरा, ये जो प्रदेश हैं कई सारे नदियों के तट पर स्थित हैं, ये नदियाँ भी पूछी जाती हैं कि ये स्थल किस नदी के तट पर है। तीसरा जो प्रश्न बनता है, इन स्थलों में जब उत्खनन हुआ तो कई सारे अवशेष जो मिले हैं उनके आधार पर पूछा जाता है कि कहाँ पे क्या मिला। तो जब सिंधु सभ्यता आप पढ़ते हैं तो प्रदेश, स्थान, नदियों के बारे में और उत्खनन से क्या क्या स्थान मिला है वो आपको पता होना चाहिए। इतनी जानकारी आपको रखनी है। ठीक है, कहाँ से क्या मिला है ये जानकारी आपको अनिवार्य रूप से रखनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने बात किया कि हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा गुजरात में है, इनमें यदि मैं बात करूं तो आपको याद रखना है यह लोथल। और लोथल की जब हम बात करते हैं, लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित था और यह स्थल गुजरात से संबंधित है। इसी तरह से कालीबंगा के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है। कालीबंगा जो स्थल है ये संबंधित है राजस्थान से। कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। और राजस्थान में एक नदी बहती है जिसका नाम घग्गर, ये राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर स्थित स्थल है। तो ये भी याद रखना। इसी तरह से राखी गढ़ी के बारे में आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, अभी बताएंगे कि राखी गढ़ी का संबंध किस प्रदेश से है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? शाब्दिक त्रुटि को इग्नोर करना है, निशान मिले हैं आपको बताना है। जूते हुए खेतों के निशान कहाँ से मिले हैं आपको बताना है। चलिए, जूते हुए खेतों के निशान कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। जूते हुए खेत आपको कहाँ से मिले हैं ये आपको बताना है। देखो जैसे मैंने बोला ना, स्थान पूछे जाते हैं उसी तरह से है। अब यहाँ पे आपको बता दें, यह स्थान है कालीबंगा। कालीबंगा अभी आपको बताया गया कि घग्गर नदी के तट पर है और इसकी खोज बी लाल ने किया था, ये भी याद रखिएगा। बी लाल ने यहाँ पे खोज किया था। ठीक है, बी के थापर का भी नाम आता है, बी के
स्थापक का भी नाम आता है इस स्थल से, ये भी याद रखना है। और आपको बता दें कि ये राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान का एक जिला है जिसको बोलते हैं हनुमानगढ़, राजस्थान के हनुमानगढ़ से ये संबंधित है। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पकी हुई ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। बोला जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जब सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की बात करते हैं तो ये तो कई सारी विशेषताएं इनमें से हैं, लेकिन आप जानते हैं ये क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो स्थान दिए हुए हैं, 1 2 3 4 जो विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से एक से अधिक सही हैं, इसलिए ई विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है आपको बताना है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा यह स्थल है लोथल। लोथल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ गया है मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न। और मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने 2 चीज़ें आपको पढ़ने को बोला था। एक पढ़ने को बोला था कि पुर्तगालियों के बारे में आप पढ़ लीजिए आज, और दूसरा हमने बोला था कि अंग्रेज़ों के बारे में आज पढ़ लीजिए। तो पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों के बारे में आपने पढ़ा होगा, वहीं से संबंधित प्रश्न है। बोला जा रहा है पुर्तगालियों ने जब गोवा पर अधिकार किया तब वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। दूसरा, 16वीं सदी के आरंभ में पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज से लेकर मलाया में स्थित मलक्का तक एशिया के पूरे समुद्र तट पर कब्जा कर लिया था। तीसरा, दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में कब्जा करने के कारण पुर्तगालियों को मुगलों के साथ संघर्ष करना पड़ रहा था। अब इनमें से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। आप जानते हैं जब हम गोवा पे अधिकार की बात करते हैं तो पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में जो है वो गोवा पर अधिकार कर लिया था, और उस समय जो यहाँ पे वायसराय थे वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो एकदम पहला कथन तो एकदम सत्य हो जाता है। दूसरे कथन की जब बात करें तो इस समय फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज से लेकर मलाया तक, आप कह सकते हैं मलाया में स्थित जो मलक्का है, और जो मलक्का के साथ जो इंडोनेशिया है, यहाँ का जो स्पाइस आइलैंड है, स्पाइस आइलैंड, यहाँ तक एशिया के पूरे समुद्र तट पर पुर्तगालियों ने अधिकार जमा लिया था। तो एकदम सत्य है ये भी। तीसरा कथन है पुर्तगालियों ने भारत के तटीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। क्योंकि दक्षिण भारत इस समय मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसलिए मुगलों की ताकत का सामना उनको नहीं करना पड़ रहा था। तो तीसरा जो कथन है, बोला जा रहा है कि दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में कब्जा करने के कारण पुर्तगालियों को मुगलों के साथ संघर्ष करना पड़ा। यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि पुर्तगालियों ने भारत के तटीय क्षेत्रों पर जब कब्जा कर लिया था तो उस समय दक्षिण भारत जो था वो मुगल साम्राज्य के बाहर था। इस आधार पर केवल ए विकल्प सही उत्तर है। अगला, 16वीं सदी के यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के संघर्ष के संदर्भ में कौन से कथन असत्य हैं? देखो इस पे जरूर गौर करना है, कौन से कथन असत्य हैं। क्या क्या दिया है? इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस जैसे व्यापारिक देशों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ कड़ा संघर्ष छेड़ दिया। दूसरा, इस सदी के उत्तरार्ध में इंडोनेशिया के व्यापार पर फ्रांस का अधिकार स्थापित हो गया। भारत, श्रीलंका और मलाया के व्यापार पर अंग्रेजों ने अधिकार जमा लिया। चौथा, डचों की दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के मसालों के द्वीपों पर थी। कौन से असत्य हैं आपको बताना है। तो यहाँ पे यदि आप इस प्रश्न को ध्यान से देख रहे होंगे, अच्छा प्रश्न है, थोड़ा इस पे आप लोग भी बताएं कि इसका क्या हो सकता है। चलिए, अच्छा प्रश्न है। 2 मिनट तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 मिनट का आपके पास समय है, 1 मिनट में आप इसका जवाब दीजिए। चलिए, इसमें से कौन सा सही होगा, 1 मिनट में आपको जवाब देना है। आपके पास समय बहुत सीमित है और इसी सीमित समय में आपको जवाब देना है। फास्ट बताइएगा इनमें से कौन सा सही है। देखो
यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा असत्य पूछा जा रहा है, तो बी विकल्प इसमें असत्य है। क्योंकि 16वीं सदी के उत्तरार्ध में जैसे आप बात कर रहे हैं कि हॉलैंड, फ्रांस जैसे जो व्यापारिक देश थे, इन्होंने विश्व व्यापार पर जो स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकार था उसके खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया था, और इस संघर्ष में स्पेन और पुर्तगाल की हार हुई थी। ठीक है, एक सही है। दूसरा हमने कहा गलत है। तीसरे की बात करें तो भारत श्रीलंका और मलाया के व्यापार पर अंग्रेजों ने अधिकार जमा लिया था, एकदम सत्य है। ठीक है, और दूसरा गलत क्यों है यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि इंडोनेशिया पर डच व्यापारियों का जब अधिकार हो गया था तो डचों की खास दिलचस्पी भारत में नहीं थी, बल्कि इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं जैसे जावा हो गए, सुमात्रा हो गए, स्पाइस आइलैंड, यहाँ पर थी जहाँ पे खूब मसाले पैदा होते थे। तो इस आधार पे बी विकल्प गलत है। कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी कराने में सफल रहा था? चलिए बताइए कौन सा अधिकारी था। सबसे पहले आप जानते हैं 1599 ईस्वी की बात आती है जब मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से जाने जाने वाले कुछ व्यापारियों ने पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई और इसी को ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया गया। आप जानते हैं कंपनी के कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा के लिए भेजा गया था, और परिणाम स्वरूप जब शाही फरमान मिलने के बाद पश्चिमी तट की अनेक जगहों पर अंग्रेज कंपनी को जब फैक्ट्री खोलने की आज्ञा मिल गई तो उस समय व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था। तो इसमें यदि हम बात करें, इस प्रश्न में यदि हम बात करें तो आपको सबसे पहले तो ये समझ में आएगा कि कैप्टन हॉकिंस, जबकि ये गलत है क्योंकि अंग्रेज इस छूट से जो है वो संतुष्ट नहीं थे, और अंग्रेज जब इस छूट से संतुष्ट नहीं थे तो 1615 ईस्वी में पुनः सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा गया था, और सर टॉमस रो ने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का जो शाही अधिकार था वो प्राप्त किया था। तो यहाँ पे सभी भागों में बोला जा रहा है, तो इस आधार पे सर टॉमस रो सही उत्तर है, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। जल्दबाजी में ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप कैप्टन हॉकिंस को टिक करेंगे और आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री को किस स्थान पर स्थापित किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की आपको बोला जा रहा है। आप जानते हैं 31 दिसंबर वर्ष 1600 की बात है जब महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया था। बाद में 1608 में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थान का नाम है सूरत, जहां पे पहली फैक्ट्री खोली थी। तो ए विकल्प इसका सूरत सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 1688 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा अंग्रेज व्यापारियों को बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ने का प्रमुख कारण क्या था? चलिए बताइए प्रमुख कारण क्या था कि औरंगजेब ने इनको खदेड़ दिया था? आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने, भारतीय राजस्व को प्राप्त करने और इसी देश के साधनों से जीतने का प्रयास किया था। इसी क्रम में 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक स्थान पड़ता है हुगली को क्या कर दिया था? तहस नहस कर दिया था, और तत्कालीन जो मुगल सम्राट थे उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी, और यहीं से दोनों के बीच जो शत्रुता है वो प्रारंभ हुई थी, और अंग्रेजों ने इस स्थिति को गलत समझा और मुगलों की शक्ति को इन्होंने कम आंका था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अंग्रेजों के लिए यह युद्ध घातक साबित हुआ और औरंगजेब ने इनको खदेड़ दिया और इनको जाके गंगा नदी के किनारे एक द्वीप में शरण लेनी पड़ी थी। तो इसका सही उत्तर है सी विकल्प। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16वीं 17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित फैक्ट्री के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला, अंग्रेजों ने 1651 में उड़ीसा में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। दूसरा, इन्होंने मद्रास फैक्ट्री के इर्द गिर्द फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक एक किला बनाया। अभी अभी यदि आपने पहला प्रश्न पढ़ा होगा ध्यान से इससे पहले का, तो आपने देखा कि पहली फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की गई थी वर्ष 1608 ईस्वी में। तो इसमें पहला कथन तो आपका गलत हो जाता है। अब बात आती है दूसरे कथन की। आप जानते हैं 1639 ईस्वी में मद्रास के राजा से अंग्रेजों ने पट्टा ले लिया था। राजा ने उस जगह किलाबंदी करने, उसका प्रशासन चलाने और सिक्का ढालने की अनुमति दी थी, लेकिन एक शर्त थी
कि मद्रास बंदरगाह जो था यहाँ पे प्राप्त चुंगी का आधा भाग जो है वो राजा को दिया जाएगा, और यहाँ अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द एक छोटा सा किला बनाया था जिसका नाम इन्होंने रखा था फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो दूसरा कथन सत्य है, इस आधार पर बी विकल्प सही उत्तर है। अगला, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है? ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है? आप जानते हैं 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, और प्लासी के युद्ध से ही आप कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया, और वहीं से राजनीतिक सत्ता का आरंभ माना जाता है। तो ए विकल्प सही उत्तर है, सॉरी सी विकल्प सही उत्तर है, 1757 प्लासी। अगला प्रश्न, 1717 में मुगल सम्राट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए शाही फरमान से कौन से अधिकार प्राप्त हुए? पहला, कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल से अपने सामान के आयात निर्यात को छूट प्राप्त हो गई। भारतीय व्यापारियों एवं कंपनियों के कर्मचारियों के निजी व्यापार के लिए कर की एक दर एक समान थी। तीसरा, कलकत्ता से होने वाला व्यापार पर कर वसूलने का अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गया। इसमें बोला जा रहा है कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपको बता दें कि ए विकल्प सही उत्तर है, केवल 1 और 2। आप जानते हैं कि 1717 में मुगल सम्राट के एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को बहुमूल्य विशेषाधिकार मिले थे, जिनमें पहले और दूसरे शामिल हैं। तीसरे की बात करें कि कलकत्ता से होने वाले व्यापार पर कर वसूलने का अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यह फरमान, जब हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, विशेष रूप से जब आप इसकी बात करते हो तो यहाँ पे देखने को मिलता है आपको कि यह फरमान कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच झगड़े की, आप कह सकते हैं, मूल वजह बना था। इससे एक तो बंगाल की सरकार को राजस्व की हानि होती थी, और दूसरा कंपनी के कर्मचारी दस्तक का दुरुपयोग निजी व्यापार के कर ना चुकाने के लिए करते थे, और इसीलिए ये तीसरा कथन आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है कौन से अधिकार प्राप्त हुए, तो केवल 1 और 2, यही आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गई है बात सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान में आपको पढ़ना था कोशिका, ठीक है। सेल से जुड़े हुए प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? बोला जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। 4 प्रश्न हैं, आपके बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। चलिए बताइएगा, किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब बोला जा रहा है कि किसकी कोशिका में कोई, सभी जवाब दीजिएगा, कोई एंजाइम नहीं होता है। इसका सही उत्तर है विषाणु या वायरस, जिसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कोशिका के शक्ति का स्रोत क्या होता है? कोशिका के शक्ति का स्रोत क्या होता है? बहुत आसान सा प्रश्न है। कोशिका के शक्ति का स्रोत क्या होता है? सभी जवाब दीजिएगा फास्ट। तो आप बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया। बी विकल्प सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? अगला प्रश्न, डीएनए की खोज किसने की थी? देखो, जब डीएनए की खोज की बात किया जाए तो बात आती है जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक की। तो ए विकल्प सही उत्तर। बहुत आसान से प्रश्न है इसके। संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जो संवहनी पौधे होते हैं उनमें पानी ऊपर कैसे जाता है? जड़ों से जो पानी होता है वो कैसे ऊपर जाता है? जाइलम, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जाइलम का कार्य क्या है और फ्लोएम का कार्य क्या है। यदि जाइलम और फ्लोएम के बारे में आपको पता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका सही उत्तर है जाइलम टिश्यू, क्योंकि जाइलम जो है यही जड़ों से पानी को ऊपर ऊर्ध्वाधर लेके जाता है। तो यहाँ पे डी विकल्प सही उत्तर है। आगे, पुरुष जीन संगठक होता है। देखो, अब इतना आसान सा प्रश्न है, आपके बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। बताएं, पुरुष जीन संगठक क्या होता है? चलिए बताइएगा, XX या XY, इन्हीं दोनों में से होगा। आपको बताना है कि कौन सा सही है। याद रखिएगा, पुरुष जीन संगठक XY होता है। बहुत अच्छा। आगे, प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? चलिए बताइएगा, डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने किया था। ठीक है, ये सब बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न है। अगला,
तना काट आम तौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? किस फसल के या किस पौधे के प्रवर्धन के लिए तना काट का प्रयोग किया जाता है? आप सब सामान्य तौर पे कृषि बैकग्राउंड से हैं तो ये तो आपको पता होगा। तना काट विशेष रूप से यदि हम बात करें, केला में हो नहीं सकता, आम में भी नहीं होता, कपास में, ये गन्ने में प्रयोग किया जाता है। अगला, 80% से अधिक सेल से पाए जाने वाले पदार्थ हैं। 80% से अधिक सेल से पाए जाने वाले पदार्थ कौन से हैं? 80% से अधिक सेल से पाए जाने वाले पदार्थ कौन से हैं? जो कोशिका है उसमें 80% से ज़्यादा क्या पाया जाता है? जल, खनिज, चर्बी, प्रोटीन। तो ये होता है जल। ठीक है, आगे, मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? चलिए बताइएगा, उसको हम क्या कहते हैं? मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित आधुनिक तकनीक को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं गुणसूत्र प्ररूपण। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं गुणसूत्र इसको बोलते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। माफ़ करिएगा, इसको बोलते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, क्योंकि गुणसूत्र तो इसमें आएंगे नहीं। डीएनए फिंगरप्रिंट इसको नाम दिया जाता है। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जीवन की आधारभूत इकाई है? जीवन की आधारभूत इकाई कौन सी है बताइएगा। अभी जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, सेल चैप्टर को पढ़ा होगा, तो पहली लाइन आपने कहीं ना कहीं स्टार्टिंग, कोई भी पुस्तक आपने पढ़ा होगा, स्टार्टिंग के 2 से 3 पंक्तियों में कहीं ना कहीं इसका जिक्र हुआ होगा, और ये है कोशिका। तो इस आधार पे ए विकल्प सही उत्तर है। अब 27 प्रश्न थे, ठीक है। 27 में से कितने का जवाब आपने 100% अपने नॉलेज से दिया है, कितने आपके गलत हुए हैं उसका मूल्यांकन करिए, और 10:30 के लाइव से जुड़िए, जहां पर हम इसकी चर्चा विस्तृत रूप में करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और ये सेशन अब नियमित बेसिस पे रहेगा। कल क्या टॉपिक होगा, कल मेंटरशिप प्रोग्राम में टॉपिक क्या पढ़ने हैं आपको, वो आपको सुबह, आप मान के चलिए 4 AM, सुबह 4 बजे ये आपको मिल जाएगा। सुबह 4 बजे जाके यूट्यूब चैनल पे विजिट कर लेना है, लिंक मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ पे मिल जाएगा। कई बार क्या होता है कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है, तो ये टॉपिक आपको थोड़े से विलम्ब से मिलते हैं, और ये विलम्ब से टॉपिक तो मिलते हैं, लेकिन ये टेलीग्राम ग्रुप या कम्युनिटी टैब में तुरंत शेयर कर दिए जाते हैं टाइप करके, तो वहाँ से जाके देख लिया करें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।